बड़े अरमानों के साथ थोड़े से सिक्के लेकर विमलावती शॉल खरीदने आई थी। इसका क्या दाम है? बस 10 सिक्के का है जी। बहुत महंगी बोल रहे हो। इतनी महंगी दुशाला कौन लेता है विजयनगर में? मैं लेती हूँ। हाँ? विमलावती महिला की चमक दमक देखती रह गई। क्या रेशम की साड़ी थी, दोनों हाथों में ऊपर तक सोने की चूड़ियाँ। ये कोई और नहीं, राज ज्योतिष की पत्नी थी। अब उसके सामने विमलावती को कौन भाव देता? विमलावती राज ज्योतिष की पत्नी की ऐसी आओ भगत देखकर जल भुनकर सीधी अपने घर पहुंची। एक एक दो दो के सिक्कों में चील कौओं की कहानी लिख के खुश होते रहोगे? कुछ ऐसा काम करो जिसमें सिक्के ही सिक्के हो। तुम ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते? भविष्य बताना हंसी का खेल है क्या? यहाँ कलम चलाकर कहानियाँ लिखते हो, वैसे ही वहाँ ये पासा फेंक के बना देना कोई कहानी। स्त्री हट के आगे तो बड़े बड़े हार जाते हैं। कमलेश कहाँ तक टिकता? कमलेश अपना झोला लेकर मार्केट में आता है और चबूतरे पर एक कोने में ज्योतिष का बोर्ड लगाकर बैठ जाता है। जानो अपना भविष्य जानो, जानो अपना भविष्य जानो। सुबह से दोपहर हुई, लेकिन कोई अपना भविष्य जानने के लिए नहीं आया। कमलेश घर जाने के लिए उठा ही था कि रुको ना भैया, रुको। मैंने अपने पति की दी हुई बहुत कीमती अंगूठी घुमा दी है। क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं ही तो बता सकता हूँ। पासा फेंक के बना देना कोई कहानी। और फिर कमलेश पासा फेंकता है। कहाँ मुसीबत में फंसा दिया विमलावती ने। ये फांसा देख के क्या बताऊं इस महिला को। ये तो माचिस की डिबिया जैसा है। माचिस? हाँ, माचिस। हाँ, माचिस। मुझे याद आया, मैंने माचिस की डिब्बी में अंगूठी छुपाकर अलमारी में रख दी थी। धन्यवाद भैया। ये लो भैया, मेरी तरफ से ये भेंट रख लो। देखा, पूरे महीने भर भी कागज पे कलम घिसते ना, तब भी इतनी आमदनी नहीं होती जितनी एक दिन में हुई है। क्या चोरी हो गई? ये अफरा तफरी चोरी की वजह से थी। किसी ने राजमहल से हीरे जवाहरात से भरे पूरे 40 डब्बे चोरी किए थे। राज ज्योतिष भी चोर का पता नहीं लगा पाए। मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा महाराज। और कौन है हमारे दरबार में जो चोरों का सुराग पता लगा सके? महाराज, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति था जिसे कमलेश ने अंगूठी का पता बताया था। फिर क्या? फौरन उस युवक को दरबार में पेश किया जाए। अरे कौन हो? कहाँ ले जा रहा हो मुझे? अरे यही है वो युवक महाराज। हमने सुना है कि तुम बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हो। बताओ, राजमहल में चोरी किसने की? स्मरण रहे, भविष्यवाणी गलत हुई तो काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। बेचारे कमलेश की खटिया खड़ी हो गई। वो कोई ज्योतिष तो था नहीं, लेकिन महाराज से ये कैसे कहता? अपनी पत्नी को कोसते हुए उसने फिर पासा फेंका। क्या दिखता है युवक? 3। क्या 3 चोरों ने मिलकर चोरी की है? हाँ महाराज। वो किस दिशा में गए हैं बताओ। 3 दिन का समय दीजिए महाराज। जाओ, दिया समय। लेकिन अगर 3 दिनों के बाद भी तुम चोरों और खजाने का पता नहीं बता पाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानते हो।
कमलेश ने 3 दिन का समय चोरों का पता बताने के लिए नहीं, घर के पकवान खाने के लिए मांगा था। वो ज्योतिष तो था नहीं, लेकिन जानता था कि 3 दिन के बाद तो उसे काल कोठरी की हवा खानी ही पड़ेगी। कमलेश काल कोठरी की हवा खाने से पहले अपने मनपसंद लड्डू खा लेना चाहता था। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। हम भाग नहीं सकते। नहीं विमला, कोई फायदा नहीं। बस 3 दिन ही है मेरे पास। अब तो रोज ये बचे हुए 3 लड्डू खाऊंगा और महाराज से क्षमा मांगकर खुद ही काल कोठरी में चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ चोरों को भी इस बात की भनक थी कि कोई महाराज को उनका पता बताने वाला है। मूंगी, अगर उसने सचमुच महाराज को हमारा पता बता दिया तो? ना किसी ने हमें महल में जाते देखा, ना वहाँ से कुछ चुराते देखा, फिर वो कैसे हमारा पता बता सकता है? चोरों की मंडली में तय हुआ कि वो कमलेश के घर पर नजर रखेंगे। पहला, ये तो गया, अब बस 2 बाकी है। कमलेश लड्डुओं की बात कर रहा था, लेकिन चोरों के साथी को लगा कमलेश ने उसे देख लिया। अगली रात दूसरा चोर कमलेश पर नजर रखने आया। आज दूसरा भी गया जी। उसकी अगली रात चोरों का सरदार खुद सच्चाई का पता लगाने के लिए आ गया। मजा आ गया विमला, ये आखिरी लड्डू भी गया। देखा मूंगी, कितना शातिर है ये। हम जैसे छोटे चोर उसके लिए लड्डू है। कल मैं महाराज को सारी सच्चाई बता दूंगा। चोरों को लगा कमलेश उनका पता महाराज को देने वाला है। माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। महाराज को कुछ मत बताना। यहाँ कमलेश को पता चला कि वो 3 दिनों से जिन 3 लड्डुओं की बात कर रहा था, चोरों को लगा वो उनकी बात कर रहा है। कमलेश का लक बाय चांस इस बार भी चल गया था। चोर वहाँ से चोरी के खजाने का पता बताकर उल्टे पैर भागे। महाराज, मेरी सारी शक्तियाँ सीमित है। अब मैं या तो आपको चोरों का पता बता सकता हूँ या लूटे हुए खजाने का पता। बताइए, आप क्या पाना चाहते हैं, चोर या खजाना? ये बोलते हुए कमलेश को बहुत डर लगा, क्योंकि खजाने का पता बताकर चोर तो भाग चुके थे। कहीं महाराज ने चोर का पता बताने को कहा तो? चोर! चोरों का पता जानकर हम क्या करेंगे? हमें अपने गहने वापस चाहिए। कमलेश का लक बाय चांस यहाँ भी चल गया। कमलेश ने जहाँ बताया था, चोरी हुए सारे गहने वहीं मिल गए। खुश होकर उन्होंने कमलेश को राज ज्योतिष का पद देना चाहा, लेकिन कमलेश जानता था कि लक बाय चांस चलता है, हरदम नहीं। क्षमा करें महाराज, मेरी सारी शक्ति इस खजाने को ढूंढने में चली गई है। मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। उसके बाद कमलेश ने फिर कभी भविष्यवाणी नहीं की, न उसकी पत्नी ने ही जिद की। दूर देश में एक नौजवान था जिसका नाम था माधवन, जिसने खुद से वादा किया था कि वो अगर शादी करेगा तो ऐसी लड़की से जो सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी। उसने ऐसी लड़की ढूंढते ढूंढते मीलों का सफर तय कर लिया, मगर जो सुंदर होती वो समझदार नहीं, और जो समझदार होती वो सुंदर नहीं। आखिरकार वो अपने सपनों की राजकुमारी को तलाशते हुए विजयनगर
आ पहुंचा। ऐसा लगता मैं पूरी दुनिया घुमा हूं ना, मगर एक भी लड़की नहीं मिलती जी। कहीं हमको जिंदगी भर कुंवारा ही तो नहीं रहना पड़ेगा। ओहो, ये शेर तो बहुत सुंदर हो ना। लगता है इधर मेरे को मेरी सुंदर राजकुमारी पक्का मिल जाती। दिन भर की यात्रा से थका हुआ माधवन वहीं किसी पेड़ की छांव में आराम करने को लेटता है और उसकी आंख लग जाती है। रोज की तरह मैं सबसे सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब फुर्ती में देना होगा। हाँ हाँ, पूछो काका पूछो। हाँ, आज मैं भी कमर कस के आया हूँ, आराम से। पहले शरीर में तो फुर्ती ले आओ, फिर फुर्ती में जवाब दे देना। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास एक भेड़ है, मैं उसको बिना बेचे कैसे सिक्के कमा सकता हूँ? भेड़ से सिक्के कमाने के लिए उसे बेचना तो पड़ेगा ही, पाई पाई जोड़ के। नहीं, गलत जवाब। आप कहे तो मैं कोशिश करूं काका। ये कोई लड़की होती या अप्सरा? अगर मेरे पास भेड़ हुई तो मैं उसे खूब खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी। अरे फायदा करवाना है आयशा बिटिया, उसको दाना पानी देकर नुकसान नहीं करवाना, पाई पाई जोड़ के। फायदे के लिए थोड़ा सब्र करना होता है काका। आपको पूरा जवाब सुनने का सब्र, और मुझे भेड़ के बड़े होने तक का। हाँ, तो भेड़ जैसे ही बड़ी होकर हट्टी कट्टी हो जाएगी, मैं उसकी ऊन, दूध और गोबर बेचकर खूब सारे सिक्के कमाऊंगी। सही जवाब। क्या भैया, ये तो ठीक वैसी है जिसकी तलाशा में मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। खूबसूरत के साथ बुद्धिमान भी। वाह 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 वाह, क्या जवाब देती है फटाफट। काका, एक और सवाल करो ना, बस एक हो रहा। काका सवाल पर सवाल करते जाते और आयशा पल भर में उसका जवाब दे देती, और इस तरह माधवन की सुंदर और बुद्धिमान लड़की की तलाश खत्म हो जाती है। माधवन आयशा से शादी करके विजयनगर से विदा लेकर अपने आलीशान घर में पहुंचता है। नए घर में आयशा के आसपास हमेशा नौकर चाकर रहते, जो उसे एक तिनका भी उठाने नहीं देते। इतना आलीशान घर, ये तो महल है, महल। जो आयशा पूरे गांव का चक्कर लगाया करती थी, अब वो पूरे दिन में 2 कदम भी नहीं चला करती। कुल मिलाकर आयशा को अपना ये नया रहन सहन बहुत ही भाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और शरीर को जरूरत से अधिक आराम मिलने की वजह से आयशा के शरीर के अंगों ने एक एक कर काम करना बंद कर दिया। आयशा को दिखाने के लिए माधवन ने कई वैद्य हकीम बुलाए, मगर किसी की दवाई का आयशा पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे आयशा के बीमार होने की खबर उड़ती उड़ती उसके गांव विजयनगर तक पहुंचती है। मैं ठीक करूंगा उसे। मैं चला और अपनी पुरानी आयशा बिटिया को वापस लेकर ही लौटूंगा। सभी गांव वाले काका की इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि जिसको भला वैद्य हकीम ठीक नहीं कर पाए, उसे काका कैसे ठीक कर पाएंगे। काका सीधे वहाँ से निकलकर माधवन के महल पर जा पहुँचते हैं। काका आप? हाँ, मैं आ गया हूँ। अब तू चिंता मत कर आयशा बेटी, तुझे तो मैं अब ठीक करके ही जाऊंगा। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता मैं। आप जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। बस आप हमारी आयशा को ठीक कर देना जी।
बिल्कुल। सबसे पहले मुझे किसी और के बनाए खाने पर भरोसा नहीं। कैसे बातें करते हैं आप? यहाँ का रसोइया हमारा पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी को बनाकर खिलाता। लेकिन आप चिंता न करो, आप बोले तो मैं खुद उसके लिए खाना बनाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, वो केवल मेरे हाथ का बना ही खाना खाएगी। और दूसरा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसके आसपास एक आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए। आदमी क्या, आदमी की परछाई तक नहीं दिखनी चाहिए। परछाई तक नहीं? फिर घर का सारा काम कौन करता जी? सब ऐसा करेगी। नौकर चाकर रहे ना रहे, तुम्हें ये घर शीशे की तरह चमका कर रखना पड़ेगा। मगर अगर मगर की बात है तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं काका, आप कहीं मत जाइए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अगले दिन से ही काका के कहने के अनुसार आयशा का पूरा रूटीन चेंज हो गया। काका खाना बनाकर ऊपर की मंजिल पर रख देते, जहाँ आयशा को सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता। साथ ही शर्त के अनुसार आयशा को बिना किसी की सहायता के घर को चमचमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती। अब मेहनत होगी तो आयशा की हड्डियों में लगा आलस का जंग तो छूटना ही था। अब जब आयशा का आलस छूटा तो हर ढलते दिन के साथ वो बेहतर महसूस करने लगी। आयशा की वही फुर्ती तो वापस आ गई, मगर उसका दिमाग पहले जैसा फुर्तीला हो पाया या नहीं, उसकी जांच अभी बाकी थी। माधवन, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, वो भी झट से। बोलो, दे पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ माधवन कि मेरी बहन के पति के साले की पत्नी के दोस्त के बेटे की शादी मेरे चचेरे भाई से हुई है, तो मेरी बहन मेरी क्या लगेगी? हमको लगता फूफा। नहीं चीचा। क्या काका, आपकी बहन तो आपकी बहन ही लगेगी ना? बिल्कुल सही जवाब। वाह, आप तो चमत्कारा कर देते काका। आपने मेरी पुरानी आयशा को वापस ला दिया। आप ये कैसे करते जी? भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये जब विजयनगर में थी तो पूरे गांव की मदद किया करती। पूरे दिन नगर के कभी इस कोने कभी उस कोने, यूं समझो फुर्ती की दुकान थी। अपनी बुद्धि से अच्छी अच्छी गुत्थियां सुलझा दिया करती थी। मगर जब तुम यहाँ आई तुम्हारी हड्डियों में आराम की जंग लग गई। मैंने तो बस पहले जैसे रहने की आदत डलवाई, तुम्हारी हड्डियों और दिमाग में लगी जंग अपने आप निकल गई। अच्छा, तो ये थी आपकी योजना। एक बार एक बहुत ही साहसी नौजवान था, वीरवरा, जिसे नए नए करतब करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। कोई है? कोई है? एक दिन वो ऐसे ही किसी ट्रिप पर निकला और घूमते घूमते वो अपने घर से बहुत दूर चला गया। वाह, कितनी सुंदर जगह है। क्षमा नागराज, अनजाने में मेरा पैर आपकी पूंछ पर पड़ गया। आप गुस्सा त्याग कर मुझे जाने दे, नहीं तो मैं आपके सामने से चुटकी बजाते हुए निकल जाऊंगा और आपका जहर धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा।
देखा, आपके सामने से टन से निकल गया ना मैं। है? कहाँ चला गया? अभी तो यही था। मैं यहाँ हूँ। मैं सांपों का राजा सर्पराज हूँ। तुम्हारी बहादुरी देखकर मेरे परेशान मन को मानो एक आशा की किरण मिल गई है। कैसी परेशानी? बात यूँ है कि एक बड़ा ही शक्तिशाली गिद्ध चंगूला रोज आता है और इस तालाब में रहे मेरे सगे संबंधियों एवं सांप रूपी हमारी प्रजा में से किसी न किसी को अपने चंगुल में जकड़ कर ले जाता है। हे साहसी नौजवान, उस गिद्ध के आतंक से हमें मुक्ति दिलाने में मदद करो। आपकी समस्या सचमुच गंभीर है और मुझे तो ये कार्य बड़ा ही रोमांचक लग रहा है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। ये सुनकर सर्पराज बहुत खुश होता है और वो लोग गिद्ध चंगूला को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करने लगते हैं। ये क्या है? ये हमारा धमाका करने वाला विशेष शस्त्र है। लगता है वो आ गया। वो आ गया। अंतिम स्वागत स्वीकार हो। चंगोला से साजिश, अब इसका अंजाम भुगतो। देखा, समय बदलते देर नहीं लगती चंगूला। बिल्कुल सही कहा। अपने स्वार्थ में मैंने उस युवक के साथ ये क्या अनर्थ कर दिया। तुम्हें छुप जाना चाहिए। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। अब शुरू कर दिया है तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा सर्पराज। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल है, तो ये मुझसे तुम लोगों की रक्षा करेगा। करो करो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब क्या करें? हमारा आखिरी दांव बाकी है। तुम चूक गए। नहीं चंगोला, थोड़ा पीछे तो देखो। अद्भुत! ये तो कमाल हो गया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। हम सब आपके ऋणी हैं। हमारे विशेष अतिथि के स्वागत में उत्सव की तैयारी हो।
यहाँ खाने के कई स्वादिष्ट व्यंजनों के बीच पहली बार चखा एक ऐसा व्यंजन जिसका नाम था गेहूं का हलवा। वाह, क्या खुशबू है। आरंभ करो। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गेहूं के हलवे की खुशबू और उसका स्वाद वीरवरा को बहुत पसंद आया। धन्यवाद सरफराज, मगर ये सब तो मैंने अपनी दुनिया में भी देखा है और अनुभव किया है, मगर कभी अनुभव नहीं किया है तो वो है गेहूं के हलवे का अद्भुत स्वाद। तो आप मुझे वो गेहूं के बीज दे दीजिए। यह असंभव है। ये दिव्य अन्न हमारे लोक के अलावा दूसरी दुनिया के लोगों को नहीं दिया जा सकता। मगर जो तुमने हमारे लिए किया उसके बदले ये गेहूं कुछ भी नहीं। इसीलिए इस दुर्लभ गेहूं के बीज को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बस ध्यान रहे, हमारे इस प्रिय अन्न का कभी अपमान ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से वीरवरा गेहूं के बीज लेकर अपने घर आ गया और उन बीजों को लगाकर उसने गेहूं की खेती शुरू कर दी, जिसके बाद गेहूं से बने व्यंजन हमारे खाने का अभिन्न हिस्सा बन गए। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.